वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम इकोनॉमिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 को सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 12th का। तो इसके लिए हम पहले जर्नल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का और जो सेक्शन बी है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी 17 क्वेश्चंस होंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी 17 क्वेश्चंस होंगे और इनके मार्क्स भी इक्वल ही हैं, 40 मार्क्स की दोनों बुक्स हैं आपकी, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें 17 क्वेश्चन होंगे। वो किस तरीके से होंगे कि 10 तो आपके MCQs होंगे, फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और फिर 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे और फिर 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपके टोटल 17 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सेम होगा। अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, the consumption curve is a upward sloping straight line curve due to the direct relationship between income and consumption and the assumption of constant marginal propensity to consume। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो क्या बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है और ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिवली अपवर्ड जाता है। ये क्यों जाता है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो पॉजिटिवली अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो ऊपर जाता है, अपवर्ड जाता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसे हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसे कांस्टेंट मान रहे हैं तभी तो वो लाइन बिल्कुल सीधी बन रही है। अगर हम इसे कांस्टेंट नहीं मानते तो वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनती, ठीक है, जिगजैग बन जाती। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है वो पूरी तरीके से ठीक है, ट्रू है ये बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है और जो कंजम्पशन कर्व होता है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं क्या, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही तो फ़र्क होता है कि कंजम्पशन कर्व में इन्वेस्टमेंट नहीं होता और एग्रीगेट डिमांड कर्व में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो तो कांस्टेंट रहता है, ऑटोनॉमस होता है, उसके अंदर तो कोई चेंज होता नहीं है। इसीलिए हमेशा जो कंजम्पशन कर्व है और एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनॉमस होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, ओविंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस the world is experiencing rising crude prices due to supply side issues। तो देखो, रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका मतलब इंडियन इकोनॉमी की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उस पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ए, प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया विल राइज। जो प्रोडक्शन है कार का वो बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, डिमांड की वजह से। अब देखो, तेल तो ऐसे ही महंगा हो गया है तो कार की डिमांड तो कौन ही करेगा, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट राइट। फिर बी, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ साइकिल इन इंडिया विल राइजेस। तो ऐसा भी नहीं होगा, मतलब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप दूसरी पे स्विच हो जाओगे। जैसे कि साइकिल तो कोई नहीं खरीदेगा ना, कोई कार चलाता है तो क्या वो साइकिल खरीदेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब सी, इनफ्लो ऑफ US डॉलर इन इंडिया विल राइज।
ठीक है। तो यूएस डॉलर का इनफ्लो इंडिया में बढ़ जाएगा, तो ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम किसी से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, ना कि हमारे पास में पैसे आते हैं। तो इसका आंसर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब डी, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल को खरीदेंगे तो वो क्या हो गया, महंगा हो गया है। अब जो यूएस डॉलर है वो भी हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे अगर हमें क्रूड ऑयल को ख़रीदना है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर है डी। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। यानी ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, और लोगों को लैंड कर सके। तो इसका आंसर होगा कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है लैंडिंग पर्पस के लिए। तो थर्ड का आंसर है ए, कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। स्टेटमेंट सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को भी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती है जिनसे क्या होता है, इनफ्लो होता है मनी का। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम उन सभी चीज़ों को रख सकते हैं जिससे कि क्या हो, इंडिया में पैसा आए। तो अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, पैसा आएगा ना। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जो एफडीआई है वो भी क्रेडिट साइड में ही आएगा, क्योंकि एफडीआई के आने की वजह से हमारे क्या आएगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा मनी का। तो इसकी वजह से ये भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा 5th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट सेकंड, कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है वही दोनों ही रॉन्ग है। नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है और कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, क्योंकि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप मेज़र नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में होता है। इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पूरे टाइम तक चलता रहता है। जबकि कैपिटल जो है ना उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हो कि आपके पास में कितनी बिल्डिंग है या फिर आपके पास में कितनी मशीनरीज है। आप इन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। इसी के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, ये सब फ्लो कंसेप्ट है। और कैपिटल क्या होता है, एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स। और में भी इसके एक क्वेश्चन दे रखा है, हम और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है फर्स्ट जनरेशन फेज। तो जनरेशन फेज में क्या होता है, तो जनरेशन फेज में होगा आउटपुट, क्योंकि नेशनल आउटपुट जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। फिर है सेकंड फेज जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें क्या होती है, नेशनल इनकम जनरेट हो जाती है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बीच में। फिर है नेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। तो ये जो है वो डिस्पोजिशन फेज है, जिसमें क्या होते हैं, जो लोग होते हैं जिन्होंने क्या की थी, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उन्हें जब फैक्टर इनकम मिली तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो दैट इज डिस्पोजिशन फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आउटपुट और डिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 6, if in an economy the value of investment multiplier is 4 and autonomous consumption is rupees 30 crore, the relevant consumption function will be। अब कोई भी एक इकोनॉमी है जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, 4 है,
और ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 30 करोड़ है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ₹30 करोड़ है और कंजम्पशन फंक्शन हमें फाइंड करना है। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है सी बार प्लस बी वाई, बी क्या होता है MPC, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा MPC निकालना होगा। तो MPC कैसे निकालेंगे, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम इजीली MPC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इससे MPC को कैलकुलेट कर लिया और MPC कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है C बार प्लस बी वाई, सी बार कितना है 30 दिया हुआ है पहले से ही, बी हमने निकाल लिया 0.75, वाई हमें गिवन नहीं है इसलिए हम इसको वाई ही रखेंगे, तो 30 प्लस 0.75 वाई। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है 30 प्लस 0.75 वाई इज़ अ राइट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th है उसका ही और में दिया हुआ नेक्स्ट, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि जो नेशनल इनकम में इंक्रीज हो रहा है वो कंजम्पशन के इंक्रीज के बराबर है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी इक्वल्स टू 0। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जितनी भी जो इनकम है अगर वो सारी कंजम्पशन में चली जाएगी तो ऑफकोर्स सेविंग के अंदर क्या होगा 0 ही होगा इंक्रीज, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, तो देखो मनी सप्लाई जो है इंडिया में वो बढ़ जाएगी यदि, तो इसका पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा मनी जो है वो क्या कर दे सर्कुलेट कर दे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हाँ सही है। अगर RBI ज़्यादा मनी जो है इंजेक्ट करेगी तो ऑफकोर्स मनी सप्लाई बढ़ेगी। सेकंड, कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे लोन दे तो भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ये भी ठीक है। थर्ड, टैक्स रेट आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर टैक्स रेट कम हो जाएगी तो भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ये भी ठीक है। फोर्थ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द बैंक रेट, अगर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब वो लोन लेगी, इससे क्या होगा कि वो अपने कस्टमर्स को लोन देगी तो भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगी, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 4 है वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए 7 का जो राइट आंसर है वो होगा ए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बाकी 4 तो रॉन्ग है। डी, सपोज फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो डाटा नीचे प्रेजेंट किया गया है वो एक इमेजिनरी इकोनॉमी के लिए है। ईयर 2010 2020, विजिबल एक्सपोर्ट 280 580, विजिबल इम्पोर्ट 240 460, यानी कि देखो पहले हम इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि 2010 में जो एक्सपोर्ट था वो 280 था जबकि इम्पोर्ट 240 था, अच्छी बात है, इम्पोर्ट हमारा कम है एक्सपोर्ट से। फिर 2020 में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होके हो गया 580 और हमारा इंपोर्ट जो है वो कितना है 460 है, यानी कि हमारा इंपोर्ट अभी भी कम है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पीरियड 2010 टू 2020 इज़ करेक्ट, यानी कि इनमें से नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से 2010 से लेके जो 2020 तक का पीरियड है उसके बारे में कौन से करेक्ट हैं। तो इसका ए है इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा है मतलब हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो क्या है कम है और हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में।
ठीक है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ए ठीक है। अब बी देखते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड डिफिशिट। तो क्या ट्रेड डिफिशिट में इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड डिफिशिट मतलब कि इंपोर्ट्स का ज़्यादा होना एक्सपोर्ट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, तो बी इज़ रॉन्ग। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस इन इनविजिबल आइटम्स, यानी कि जो इनविजिबल आइटम्स के बैलेंस में इम्प्रूव हो रहा है क्या? तो देखो हम तो विजिबल आइटम्स का पढ़ रहे हैं ना, हमें क्या पता है इनविजिबल के बारे में, तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम विजिबल आइटम्स का पढ़ रहे हैं। डी डिटोरिएशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 8th का आंसर भी ए ही है, मतलब 7th का भी ए था ना इसलिए। और में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री, ठीक है, कोई भी एक कंट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। करंट अकाउंट और अमाउंट इन करोड़, 1000 करोड़। विजिबल एक्सपोर्ट्स 100, विजिबल इंपोर्ट्स 150, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स 70, इनविजिबल इंपोर्ट्स 30, नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस 15, ठीक है। अब देखो अगर हम नेट विजिबल एक्सपोर्ट्स देखें तो वो कितना आ रहा है? -50, यानी कि अगर हम विजिबल एक्सपोर्ट्स को माइनस कर दे विजिबल इंपोर्ट से, तो नेट विजिबल जो एक्सपोर्ट है वो क्या आ रहा है? -50 आ रहा है। और अगर हम इनविजिबल एक्सपोर्ट्स और में से माइनस कर दे इनविजिबल इंपोर्ट्स, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, जो कि क्या आ रहा है? +40 आ रहा है। यानी कि अगर हम -50 + 40 करें तो कितना आंसर आता है? -10। और नेट करंट ट्रांसफ़र बैलेंस, यानी कि हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब जिस भी कंट्री की बात हो रही है, तो 15 में से यदि हम 10 माइनस कर दे तो कितना बचता है? 5 बचता है। तो यानी कि ये जो कंट्री है इसके पास में कितना अमाउंट बच रहा है? 5000 करोड़ इसके पास में बच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रुपीज़ फिल इन द ब्लैंक्स 1000 करोड़। तो देखो हमने निकाला था ना इस कंट्री का, किसके पास में क्या थे? सरप्लस था 5000 करोड़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 8th के जो सेकंड वाला है उसका आंसर है बी, सरप्लस ऑफ 5000 करोड़। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। Assertion A. Ex post investments represent planned investments, where ex ante investment represent actual level of investment. Reason A. At equilibrium level, ex ante saving and ex ante investment are always equal. तो देखो सबसे पहले हम assertion A को देख लेते हैं। जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ऑफकोर्स ये भी रॉन्ग ही है, क्योंकि एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है। तो असर्शन ए तो गलत है ही। अब रीजन आर देख लेते हैं। एट इक्विब्रिलियम लेवल एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इक्विब्रिलियम होगा तो एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होगा। तो 9th का आंसर हो जाएगा डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब 10th देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। Choose one of the correct alternatives given below. Assertion A. Saving curve make a negative intercept on the vertical axis at zero level of income. तो देखो जो सेविंग कर्व होता है, अगर इनकम ज़ीरो है तो वो नेगेटिव हो जाता है क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम ज़ीरो होती है ना, तो उस पर भी क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, और उस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को करने की वजह से जो सेविंग होती है वो हमारी नेगेटिव में आ जाती है। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न देखते हैं।
सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो जो असर्शन ए है वो क्या बोल रहा है कि सेविंग जो है वो ज़ीरो होती है, सेविंग जो है नेगेटिव होती है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में। इसीलिए अब अगर आपको किसी भी असर्शन या फिर रीज़न को अच्छे से अगर समझना है तो आप क्या लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो, ठीक है, कि सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसिपेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बिकॉज सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, तो बिल्कुल भी नहीं। सेविंग की जो है फंक्शनल रिलेशनशिप है, सेविंग फंक्शन जो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप होती है सेविंग और इनकम की, इस बात का कि ज़ीरो इनकम पर सेविंग नेगेटिव होती है, इनका कोई भी कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। जो रीजन आर है वो बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन ए का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी है 10th का आंसर। 11th, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स, ठीक है, हमारे पास में दो ही फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए जो है वो 2000 रुपीज़ के गुड्स को बेच रही है, फर्म बी को ही बेच रही है, और कितने गुड्स परचेज कर रही है, 1000, ठीक है। अब दो ही है, फर्म ए और फर्म बी, तो ऑफकोर्स है, नॉर्मल सी बात है, बेच किसको रही होगी, फर्म बी को, और ख़रीदा किससे होगा, फर्म बी से ही खरीदेगा, क्योंकि बाकी तो कोई है ही नहीं। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर ₹2500, और फर्म बी ने क्या करा है, बाहर एक्सपोर्ट किया है 2500 का, एंड हैड अ डोमेस्टिक सेल, और डोमेस्टिक सेल कितनी है, 1500 की। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिशिएशन, यदि डेप्रिशिएशन कितना हो, 200 करोड़ का हो तो इसका आंसर देखते हैं अब अब देखो, जो फर्म ए है वो सेल कितने की कर रही है, 2000 की, और परचेज कितने की है, 1000, तो टोटल कितना हो गया, 1000। हम सेल में से क्या माइनस कर देंगे, परचेज, तो कितना आ गया, 1000, ठीक है। तो फर्म ए का कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी 1000 है। फर्म बी का कितना है, तो फर्म बी ने सेल की है 2500 की, तो एक्सपोर्ट किया है, और 1500 की डोमेस्टिक सेल की है, तो टोटल इसने कितनी सेल की है, 4000 की सेल की है, और परचेज कितने किए थे, 2000, ठीक है। तो हम इसकी सेल्स में से इसके परचेज को लेस कर देंगे, तो कितना आ गया फर्म बी का, 2000 आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अगर हम दोनों फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालें तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 2000 3000 हो जाएगा। अब हमें तो क्या निकालना है, एनडीपी एट एमपी, तो एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीवीए एट एमपी माइनस डेप्रिशिएशन कर देंगे। अब हम डेप्रिशिएशन को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रॉस से नेट निकालना है, और जब ग्रॉस से नेट निकालते हैं तो डेप्रिशिएशन माइनस हो जाता है। तो एनडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 3000 माइनस 200, तो एनडीपी एट एमपी कितना आ गया, 2800 करोड़ आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2800 रुपीज़ आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम 12 के फर्स्ट को देख लेते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो बिल्कुल सिंपल सा है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, जो हमारी मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई, उनके थ्रू क्या की जाती है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है। लेकिन एक बार हम इसका थोड़ा सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 12 का आंसर है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज is established at a point where the quantity demanded and quantity supply of foreign exchange are equal in a foreign exchange market. If disequilibrium occurs, it may lead to situation of excess demand or excess supply. The market mechanism will drive the exchange rate back to the equilibrium level. This implies that
free market forces of demand and supply will operate in such a manner that the equilibrium rate of exchange is automatically restored। ठीक है, तो इसका मतलब देख लो, इक्विलिब्रियम रेट जो है एक्सचेंज की वो उस पॉइंट पे एस्टेब्लिश होती है जब क्वांटिटेटिव डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे क्वांटिटेटिव डिमांड और क्वांटिटेटिव सप्लाई मीट हो रही है वहाँ पे जो रेट है, उस पॉइंट पे जो रेट चल रही है वो होती है इक्विलिब्रियम रेट, और उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी चल रही होती है वो होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और अगर मान लो ये लोग नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि जैसे कि जो पॉइंट है जिस पे ये मीट हो रहे हैं, तो जो जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं उससे पहले वाला और उसके बाद वाला जो है वो क्या होता है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन होती है। नंबर 12 के और में जो है, ठीक है, तो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको आपकी फर्म है, उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, फॉरेन से इंपोर्ट कर लोगे। आपको तो किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, तो वो होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ होते हैं, अब वो होते हैं ऊपर की तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाए जाते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और एक होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो है ना इस प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जाते। मान लो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो चुका है, आपने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। भले ही चाहे गवर्नमेंट को लॉस हो जाए लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, जिससे कि क्या हो सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन जो है वो ठीक हो सके, मतलब कि वो इक्वल आ सके, इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट हो सके, या फिर उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा ना हो। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना लॉस करवा के भी एक्सपोर्ट करेगी। तो ये कौन से ट्रांजैक्शन होता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होता है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के नीचे दिखाए जाते हैं। अब एक बार इसका थोड़ा सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, और के नीचे दे रखा है इसका आंसर, autonomous transactions are those international economic transactions which are independent of the state of balance of payments. These transactions generally take place with the economic motive and these transactions are called above the line transactions in the balance of payment accounts। ठीक है, तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट होकर लिए जाता है। आपको मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, आपको तो बस वो ट्रांजैक्शन करने हैं। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जाते हैं। और ये ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होते हैं, अबो लाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इनको अबो लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब आता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकन बाय competent authorities to cover the surplus or deficient in balance of payment. These transactions are independent of any economic motive and are called below the line transactions in the balance of payment account। अब देखो, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि अगर मान लो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या फिर डिफिशिएंट हो रहा है तो उसको कवर अप किया जाता है। क्या किया जाता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इक्वल किया जाता है। और ये जो है किसी भी इकोनॉमिक मोटिव के लिए नहीं किए जाते। अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना तो भी आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करोगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, और इनको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय 2000 करोड़ and marginal propensity to consume is 75%, estimate the increase in investment required to achieve the targeted increase in income। देखो, अगर कोई भी एक इकोनॉमी है उसके अंदर आपको 2000 करोड़ जो है इनकम इंक्रीज करनी है, आपको 2000 करोड़, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 75%, तो इन्वेस्टमेंट आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो इनकम है वो 2000 करोड़ इंक्रीज हो जाए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, आपकी जो इंक्रीज है इनकम में वो है 2000 करोड़ की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 75%, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एमपीसी की जो वैल्यू है वो निकाल लोगे।
तो मल्टीप्लायर के 1 माइनस MPC, इसके थ्रू आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो के किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर आप क्या करोगे, के इक्वल्स टू चेंज इन वाई प्लस चेंज इन आई, तो के कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, चेंज इन वाई भी 2000 दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, चेंज इन आई निकालना है। तो चेंज इन आई किसके इक्वल हो जाएगा, 2000/4। तो इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 500 करोड़ का आ गया। तो इन्वेस्टमेंट में आपको कितना चेंज करना होगा, 500। इन्वेस्टमेंट में आपको कितना चेंज करना होगा, जब जाके आपकी जो इनकम है ऑन 26 दिसंबर 2021 the Reserve Bank of India has sold government securities worth 8,070 crore in the secondary market over the last 4 years to drain out excess liquidity. Identify the likely cause and consequences behind this type of action plan of the Reserve Bank. अब देखो बैंक ने क्या किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्यों बेचा होगा, क्योंकि क्या हो गया होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया होगा। इन्फ्लेशन हो गया तो आरबीआई ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। अब सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब आरबीआई को अगर पैसा मिल गया तो इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, पैसे की कमी हो गई, और जो हमारी इन्फ्लेशन है उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो 14th का आंसर क्या हो गया कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कॉज क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो है पैसे सप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो 14 का एक बार सिस्टमेटिक आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो 14th का आंसर, द गिवन इंस्टेंसेस where Reserve Bank of India have sold government securities in the secondary market indicates towards inflation has a possible cause behind the action taken by RBI, ठीक है। तो क्या हो सकता है, possible cause इन्फ्लेशन हो सकता है। By selling of the government securities, RBI withdraw money from the circulation and thereby reducing the lending capacity of commercial bank. In this process, economy will experience contraction of credit, lending to reduction in consumption and investment demand. Consequently, the inflationary pressure in the economy will get eased out, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लो आरबीआई जो है वो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती है तो क्या होता है, मनी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है जो लोग पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे वो भी कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रिलेवेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड, ठीक है। तो हमें इस स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और हमें इसमें बताना है कि सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन है। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी evaluation against a commercial bank. The commercial bank was imposed the stringent penalties owing to deficiencies in regulatory complications. As per the central bank, the inspection revealed non-compliance vice aversa different directions issued by RBI on the following fronts: ATM card frauds, ensuring integrity and quality of data, and loan to small borrowers. अब बताओ इसमें कौन सा फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि आरबीआई क्या कर रही है, चेक कर रही है कि कमर्शियल बैंक काम ठीक से कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इससे आरबीआई का जो सुपरविजरी फंक्शन है, यानी कि जो सुपरवाइज करने का फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स को, वो दिखाई दे रहा है। यानी कि कमर्शियल बैंक की क्या है, बैंक है। कमर्शियल बैंक की भी बैंक कौन है, आरबीआई है। ये इससे हमें पता चल रहा है। एक बार इसका भी सिस्टमेटिक आंसर देख लेते हैं। तो देखो, द गिवन टेक्स्ट इंडिकेट्स द सुपरविजरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट एंड सुपरवाइज द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इससे हमें सुपरविजरी फंक्शन का पता चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स को। अंडर दिस फंक्शन आरबीआई में एक्सरसाइज पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑडिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बाय कमर्शियल बैंक एंड अदर स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स। Central Bank may take necessary corrective and punitive actions against the banks owing to deficiencies in regulatory compliances.
ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या करती है, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट में एक्शन लेती है, रिपोर्ट्स फाइल करती है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। और अगर कमर्शियल बैंक्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम किया तो उनके खिलाफ क्या लगाती है, जुर्माना भी लगा देती है। 15th के और के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी कि जो रिजर्व रेशियो होता है और जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, आपके आंसर को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख के जस्टिफाई करना है। तो देखो ये तो इससे तो सब एग्री होंगे, क्योंकि रिजर्व रेशियो क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक तो होता है इनिशियल डिपॉजिट पे, कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है। अगर इनिशियल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा डिपेंड होता है रिजर्व रेशियो पे। अगर आपका रिजर्व रेशियो कम है तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा पैसे को लोगों को दे सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, एक सूटेबल एग्जाम्पल देकर और बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो, यस देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो इनवर्स रिलेशन होती है रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन देखो। वी नो दैट, हमें पता है कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, 1 रिजर्व रेशियो। और क्रेडिट क्रिएशन किसके इक्वल होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, या फिर आप कह सकते हो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 रिजर्व रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹10,000 करोड़। हाँ, तो हम क्या मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट किसका हो रहा है, 10,000 करोड़ का हो रहा है। अब देखो, अगर रिजर्व रेशियो सिर्फ 10% है, ठीक है, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10 आएगा। और 10,000 डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 के, तो क्रेडिट क्रिएशन कितने का हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। अगर वही रिजर्व रेशियो कितना है, 25% है, तो मनी मल्टीप्लाई सिर्फ 4 होगा। और 10,000 से मल्टीप्लाई अगर हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। यानी कि जब क्या होता है, रिजर्व रेशियो ज़्यादा होता है तो जो मनी मल्टीप्लाई होता है वो कम होता है, और मनी मल्टीप्लाई कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस अबो कैलकुलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जब रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो है कमर्शियल बैंक का वो कम होगा। अब हम नेक्स्ट जो कि है 16th क्वेश्चन। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक डिफ्लेटर जो होता है इसके अंदर हम रेशियो निकालते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी होती है और जो रियल जीडीपी होती है उसका रेशियो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है रेशियो होता है। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि प्राइस में कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी देखेंगे, पहले बी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो भी बिल्कुल सिंपल है। क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है, जो चीज़ हमने पहले किसी से खरीदी है, मतलब पहले किसी ने खरीद ली थी और हमने उसी से ही खरीद ली, सेकेंड हैंड जो गुड्स है उनको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ में जो डिबेचर्स है, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, इन सबको जब हम खरीदते हैं तो उनको भी हम क्या नहीं करते, नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो एक बार इनका हम सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो 16 का आंसर, ए तो क्या था, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस बताओ। तो पहला देखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है। इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस fluctuations in the economy and to determine the real change in physical output of the current year. GDP deflators help in comparison of growth of the country.
तो देखो जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी कितनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही है, और साथ ही साथ में आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर कितनी इंक्रीज हो रही है। अब बी क्वेश्चन क्या था कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप कैलकुलेट करते हो तो कोई भी दो चीज़ों का, कोई भी दो प्रिक्वेशंस का ध्यान रखना चाहिए, मतलब दो बताने आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज दीज प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स मे नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द करंट ईयर, ठीक है। तो जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनके एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये जो है करंट ईयर में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो पहले ही हो चुकी है डिसाइड, मतलब उनको पहले ही काउंट हम कर चुके हैं। फिर बी का सेकंड क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उनको भी हम नहीं लेते, जिससे कि क्या हो, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो हम क्वेश्चन 17 करते हैं। तो 17 का ए है, कंपेयर द ट्रेंड्स डिपेक्टेड इन द फिगर्स गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, जो ट्रेंड्स दे रखे हैं इसके अंदर, इस फिगर के अंदर उन्हें देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या था, फिशियल डिफिशिट और प्राइमरी डिफिशिट का ट्रेंड दे रखा है कि 2019 में फिशियल डिफिशिट कितना है, 8.1 है। फिर 2020 में वो इंक्रीज होके 10.8 हो गया, और फिर वो डिक्रीज होके कितना हो गया 2021 में 7.0। और सेम जिस तरीके से फिशियल डिफिशिट इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ, उसी तरीके से प्राइमरी डिफिशिट पहले कितना था 4.7, फिर 6.9, और फिर वो क्या हो गया, डिक्रीज होके 2.4 हो गया। अब अगर हम फिशियल बजट देखें परसेंटेज में, तो वो कितना था 114.8 था 2019 में, और 2020 में कितना था 35.1, और 2021 में कितना था 46.2 था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इंक्रीज होके और फिर डिक्रीज हुए हैं। बी, एलोबरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट जो है ना वो रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों करती है, तो देखो जो इनकम है वो क्या होती है, अनइक्वल डिवाइड होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो इनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। अब एक बार हम इसका सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 17th का ए, कंसिडरिंग द डाटा प्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम, ट्रेंड ऑफ ईयर ऑन ईयर डिफिशिट रिपोर्टिंग फ्रॉम फॉर अप्रैल टू नवंबर में बी स्टेटेड हैज फॉलोज। पहला, फिशियल डिफिशिट इज in 2020 increased to 10.8 lakh crore from 8.1 lakh crore in 2019. In 2021 it has gone down to 7 lakh crore, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि फिशियल डिफिशिट जो था 2020 में पहले इंक्रीज हुआ 2019 के कंपैरिजन में, और फिर 2021 में वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब अगर हम प्राइमरी डिफिशिट का देखें तो उसका भी सेम पैटर्न है। प्राइमरी डिफिशिट इन 2020 इंक्रीज टू 6.9 लाख करोड़ फ्रॉम 4.7 लाख करोड़ इन 2019. इन 2021 इट हैड गॉन डाउन टू 2.4 लाख करोड़, ठीक है। तो पहले क्या हो गया था 2019 के कंपैरिजन में 2020 में इंक्रीज हुआ और फिर 2021 में नीचे आ गया। फिशियल डिफिशिट इन 2020 इंक्रीज टू 135.1 of budget expenditure from 114.8 in 2019. In the year 2021 it is 46.2% of budget expenditure, यानी कि जो फिशियल डिफिशिट था वो भी क्या हुआ था, जो बजट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो फिशियल डिफिशिट है वो क्या हुआ था 2020 में इंक्रीज हुआ था। ऑफकोर्स परसेंट में इंक्रीज होगा ही, क्योंकि जब एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज में तो इंक्रीज होगा ही। तो 2019 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ था और फिर 2021 में डिक्रीज हो गया, तो इसमें परसेंट भी बता रखा है। अब बी कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बी का आंसर देखते हैं। गवर्नमेंट सीक्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. Production of goods and services which are injurious to health may be discouraged through the taxation policies. Similarly, the production of goods of socially beneficial nature may be encouraged through subsidies. If the private sector do not
take initiative in certain activities, public goods, the government may direct control them like water supply and sanitation etc. तो गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों करती है, जिससे कि क्या हो सके, बैलेंस बनाया जा सके सोसाइटी में। अब जो चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस होती है, जैसे कि गुटखा हो गया एंड अल्कोहल हो गई, ये सारी चीज़ों की जो प्रोडक्शन है इस पर क्या लगाती है, हैवी टैक्स लगाती है। उसी तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि क्या होते हैं, सोशली बेनिफिशियल है, उन पे क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि क्या होता है, एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से अब जिस एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेती है, जैसे कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है 17 का और ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिससे ना तो कोई लायबिलिटी का या फिर ना ही कोई असिस्ट का क्रिएशन होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल क्या है, टैक्स लेना, ये क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल हो गया। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है गवर्नमेंट की, तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स जो है जिसके अंदर जो है लायबिलिटीज भी क्रिएट होती है और असिस्ट भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जिसमें लायबिलिटीज और असिस्ट दोनों क्रिएट होती है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बी देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि हमें इनकम पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसका जो फाइनल बर्डन है वो हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लगते हैं, जिनका फाइनल बर्डन जो है हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक बार हम इनका सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच neither creates any liability or nor case any reduction in the assets of government. For example, taxes, dividends received from public enterprises, etc. Whereas capital receipts are those receipts which create either liabilities or causes reduction in assets of government, for example borrowing and disinvestment. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिनकी वजह से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है ना ही कोई रिडक्शन होता है असिस्ट में। ठीक है, जैसे कि टैक्सेस, डिविडेंड जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिसीव किए जाते हैं। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जिनसे ना तो क्या होती है, जिनसे लायबिलिटीज़ भी क्रिएट होती है, साथ ही साथ में रिडक्शन भी होता है असिस्ट में गवर्नमेंट की, जैसे कि बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, इनकम पे करते हैं। ओके, तो देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम एंटिटी। इन अदर वर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ पेइंग डिफरेंट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्ट, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि आपको खुद पे करने पड़ते हैं, जिनका फाइनल बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इनकम टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस में लाई ऑन डिफरेंट एंटिटीज। In other words, the liability of paying indirect tax can be shifted, for example GST. तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका फाइनल बर्डन क्या कर सकते हो, आप दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि जीएसटी। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी जो सैम्पल पेपर था वो पूरा सॉल्व हो चुका है। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सैम्पल पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी, इसलिए इस वीडियो को और ना ज़्यादा बढ़ाते हुए ये जो वीडियो है वो यहीं पे ही एंड की जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।